हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन्फोनगेट्स। तो आज हम यूनिट 1 अंडरस्टैंडिंग लर्निंग कंप्लीट करने वाले हैं, जो साइकोलॉजी सेकेंड ईयर डीएलएड की फर्स्ट यूनिट है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है कंसेप्ट ऑफ लर्निंग। लर्निंग होता क्या है, उसका पूरा कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। तो आप खुद से बताइए कि आपने कोई चीज़ सीखी, आपने कोई चीज़ लर्न की, तो आप कैसे बताओगे कि वो आपने लर्न की है एक्चुअली में। आप उसको अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से कंपेयर करोगे कि पहले ये चीज़ मुझे नहीं आती थी, अब ये चीज़ मुझे आती है, तो मैंने कुछ लर्न किया है। वैसे ही लर्निंग क्या होता है, कोई भी रिलेटिवली परमानेंट चेंज। अब ये तो नहीं है ना कि आपने कोई चीज़ आज सीखी और आप पूरी लाइफ के लिए उसको सीख गए हो, भूलोगे नहीं। जैसे मैंने ड्राइविंग सीखी थी, अब मैं ड्राइविंग भूल गई हूँ क्योंकि मैंने लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ है, जब से ड्राइविंग की ही नहीं है। तो फिर कुछ ऐसे लर्निंग क्या हुआ कि हमने कोई चीज़ सीखी और अगर हम उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो हम उसको भूल जाएंगे। तो वही रिलेटिवली परमानेंट है कि अगर आप उसको रिवाइज करोगे, बार बार ऐसे देखते रहोगे, तो वो याद रहेगा। अगर वो रिवाइज नहीं की तो आप उसको भूल जाओगे। अब परमानेंट चेंज किस चीज़ में होगा? बिहेवियर में। जो किस चीज़ से प्रोड्यूस होगा, कहाँ से आएगा? हमारे एक्सपीरियंसेस से। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप अभी थोड़ी देर बाद एक थ्योरी पढ़ोगे, जिसका मैं भी आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि उसमें है क्या। उसमें आपको लर्निंग का एग्जाम्पल दिया जाएगा अभी कि उस जिस के बारे में वो थ्योरी है, सुल्तान के बारे में, उसने कैसे क्या चीज़ सीखी। तो भाई एक मंकी था, मतलब एक बंदर था, ठीक है। इसका बंदर इमेजिन कर लीजिए, उसको एक केज में बंद किया गया था, ठीक है। केज के अंदर वो मंकी बंद था, ठीक है। ऊपर यहाँ पे लटका हुआ था खाना, ठीक है। इधर बैठे हुए थे हमारे एक्सपेरिमेंटर, जो देख रहे थे कि हो क्या रहा है अंदर। ओके, तो बंदर काफ़ी देर तक एक्सप्लोर करता रहा, अंदर घूमता रहा। थोड़ी देर के बाद उसको भूख लग गई, ठीक है। तो उसने देखा कि ऊपर खाना लटका हुआ है, अब उस खाने को लें कैसे। उसने बहुत कोशिश की, बार बार जंप किया, बार बार कूदा, इधर उधर से चढ़ने की कोशिश की, बार्ड्स पे चढ़ने की कोशिश की, पर वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। अब जनाब करे क्या वो? तो जो एक्सपेरिमेंटर था, इसने देखा क्यों ना इसकी हेल्प की जाए। तो इसने एक डिब्बा और एक स्टिक यहाँ ला के रख दी। तो पहले बंदर आया, इनसे खेलने लग गया, इसको फेंक फेंक के मारा इधर उधर। फिर उसने देखा क्यों ना इस चीज़ को इसे लेने के लिए यूज़ किया जाए। तो बंदर ने इसको यहाँ से उठाया और यहाँ ला के रख दिया, ठीक है। फिर ये यहाँ से हटा और इसके ऊपर चढ़ गया इधर। इसने यहाँ से भी उछल उछल के बहुत लेने की कोशिश की, फिर भी वो नहीं ले पाया। तो अब क्या करें भाई? तो अब क्या किया, उसने जो साइड में स्टिक रखी थी, उतरा और यहाँ से स्टिक ली। स्टिक लेने के बाद इसने क्या किया कि स्टिक उठाई यहाँ से अपने हाथ में और इस पे फेंक कर मारी, ठीक है। इस पे फटाक से मारी और जो खाना था यहाँ से टूट के नीचे गिर गया। ये थी इस बंदर की इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग यानी जो उसकी इन का मतलब क्या होता है? अंदर। उसके अंदर से कुछ चीज़ आई थी, कोई गट फीलिंग आई थी कि क्यों ना ये ट्राई करके देखते हैं। और उसने ट्राई किया। ट्राई करने के बाद उसने कोई नई चीज़ सीखी, क्यों कैसे अपने आसपास की सराउंडिंग से चीज़ों को यूज़ करके उसको मॉडिफाई किया जाए और अपने लिए यूज़ किया जाए, ठीक है। तो ये था लर्निंग का एक छोटा सा एग्जाम्पल। अब हम आगे बढ़ेंगे कि लर्निंग के फीचर्स क्या होते हैं। ये चीज़ समझ में आई? एक बार सम अप कर देती हूँ। लर्निंग क्या होता है? हमारे कोई भी पुराना बिहेवियर था, उसमें जब हमने मॉडिफिकेशन की, ठीक है। पुराने बिहेवियर के अंदर मॉडिफिकेशन करना, या पुराने बिहेवियर को, जो पहले वाला बिहेवियर था, उसको चेंज करना अपने एक्सपीरियंसेस से। यहाँ पे इसने चीज़ एक्सपीरियंस की। अगर इस साइंटिस्ट की हम बात देखें तो इसने भी यहाँ पे एक लर्निंग की कि जो बंदर था, जिसका नाम सुल्तान था, चिंपैंजी था, उसने अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई किया। तो इसने भी ये चीज़ देखी कि जो बंदर होते हैं या फिर जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, एनिमल्स, मैमल, कुछ भी लगा लो, वो भी इंसानों की तरह अपने ब्रेन का यूज़ करते हैं अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करने के लिए। अगर हम किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल देखें हमारे आसपास में, तो हर कोई अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करता है। हर कोई अंबानी नहीं है कि छोटी से छोटी नीड के लिए जाकर सामान खरीद लाएंगे या फिर किसी की हेल्प ले लेंगे। हर किसी को अगर कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम अपने आसपास को यूज़ करते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के लिए। थर्ड पॉइंट है लर्निंग इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंस ऑफ साइकोलॉजिकल इवेंट्स। कि लर्निंग में हमने जब भी कोई चीज़ सीखी तो हमारा माइंड जो है, जो हमारे साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं,
उसमें भी एक सीक्वेंस होते हैं। सीक्वेंस यानी एक ऐसे क्रमबद्ध कह देते हैं ना, क्रमबद्ध एक वो होता है, लाइक सीक्वेंस होती है, सीरीज होती है। तो वो क्या है, जैसे हमें एक नई सिचुएशन मिली, नई सिचुएशन यानी कोई भी हमने नया एक्सपीरियंस किया, तो नई सिचुएशन से हमने एक्सपीरियंस लिया, एक्सपीरियंस की वजह से बिहेवियर में चेंज आया। अब उस बिहेवियर जो चेंज आया है बिहेवियर में, वो हमने रिपीट किया, ठीक है, वो धीरे धीरे करके परमानेंट चेंज बन गया और वो हमारी हैबिट में आ गया, तो हम उसको कहेंगे हैबिट फॉर्मेशन। अब एग्जाम्पल देखती हूँ। एक बच्चा था, वो नए स्कूल में गया, या अपने ही स्कूल का ले लो, आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो, जो आपकी पहले टीचर थी वो ना तो कभी होमवर्क चेक करती थी, ना कभी होमवर्क देती थी, ना कुछ क्लास में ज़्यादा काम कराती थी, स्ट्रिक्ट बिहेवियर नहीं रखती थी, क्लास में लेट आने पर कुछ नहीं कहती थी। अब वो टीचर चली गई, नई टीचर आई, ठीक है, तो आपने एक न्यू सिचुएशन फेस की, ठीक है। उस न्यू सिचुएशन में आपने आगे क्या देखा कि वो टीचर डेली होमवर्क चेक करती है, क्लास में लेट आने पर अटेंडेंस नहीं लगाती है, फाइन लेती है, होमवर्क डेली करने के लिए कहती है, ठीक है। तो आपने नई चीज़ एक्सपीरियंस किया। आपने अगर एक दिन काम नहीं किया तो उसने आपको क्लास से बाहर निकाल के पेरेंट्स के पास कॉल कर दिया, तो नई सिचुएशन में आपने नया एक्सपीरियंस गेन किया, ठीक है। अब आपको क्लास में अटेंटिव रहना पड़ेगा, अब तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हो गया चेंज इन बिहेवियर। तो जब चेंज एक्सपीरियंस हमने नया लिया था, हमारा बिहेवियर भी तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हमें काम करना पड़ेगा, क्लास में भी जल्दी आना पड़ेगा, नहीं तो अटेंडेंस गई तो फाइन भी देना पड़ेगा। फिर हमने जो नया चेंज आया है हमारे बिहेवियर में, हम टाइम पे आने लग गए हैं, होमवर्क करने लग गए हैं, हम उसको डेली रिपीट करेंगे। रिपीट करने के बाद वो धीरे धीरे हमारी हैबिट बन जाएगी उस चीज़ की, वो परमानेंट चेंज बन जाएगा। जैसे जो बच्चे नेल्स बाइटिंग करते हैं, वो धीरे धीरे करके उनको ऐसे अगर आदत हटवानी है तो बीच में स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। अगर 1-2 महीने के लिए आदत छूट जाए ना, तो फिर वो नहीं आनी होती वापस। कोई भी बुरी आदत हो, बस एक बार के लिए मेहनत करनी होती है उसके लिए। जब वो हट जाती है ना, तो उसको वापस नहीं लाना होता है। वो वापस नहीं आई तो वो हटी ही रह जाएगी, फिर वो कभी भी आएगी नहीं, फिर हमारी हैबिट बन जाएगी। ऐसे ही कोई बुरी आदतों की अगर लगा ले, किसी ने फर्स्ट न्यू सिचुएशन फेस की कि भाई स्ट्रेस था, दोस्तों ने बोला चलो सिगरेट पीते हैं, ठीक है, नई सिचुएशन आई, नया एक्सपीरियंस दिया दोस्तों ने कि सिगरेट पीते हैं। सिगरेट पीने के बाद बिहेवियर में चेंज आया। अब जब वो बिहेवियर में चेंज आया, उसको अच्छा लगा, तो वो उस चीज़ को रिपीट करेगा। रिपीट करने के बाद बार बार उसी चीज़ को करता रहेगा, तो उसकी लत लग जाएगी। लत लगेगी तो वो परमानेंट चेंज बन जाएगा, फिर वो आसानी से छूटनी मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसे ही कोई भी अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो, अगर उसकी एक बार हैबिट लग गई, वो बिहेवियर में परमानेंट चेंज आ गया रिपीटिशन की वजह से। कभी भी आदत 1 या 2 बार करने से नहीं लगती है, किसी चीज़ की छूट सकती है, पर अगर किसी चीज़ को बार बार किया जाए तो वो परमानेंट चेंज बन के हैबिट हो जाती है। ओके, तब अगला पॉइंट है लर्निंग इज एन इन्फर्ड प्रोसेस एंड डिफरेंट फ्रॉम परफॉर्मेंस। कि लर्निंग एक इन्फर्ड प्रोसेस होता है, जो हमने सीखा होता है। मतलब कि हमने कोई चीज़ गेन की है, बचपन से हमारे अंदर नहीं थी, ठीक है। तो लर्निंग एक इन्फर्ड प्रोसेस होता है, जो चीज़ हमने गेन की हो, कहीं से सीखी हो। और परफॉर्मेंस से अलग होता है। परफॉर्मेंस मतलब कि हमें कोई चीज़ किसी के सामने करके दिखानी है, या जो चीज़ हमने सीखी है उसको किसी के सामने परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इधर एक पोएम लिख दी, ठीक है, हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड राते कहाँ चले, वो वाली, ठीक है, इजी से पोएम छोटी सी लिखती मैंने इधर। आपने उसको बार बार पढ़ा, और बार बार पढ़ने की वजह से वो दिमाग में रट्टाफिकेशन होकर बैठ गई, ठीक है। उसको अब क्योंकि पोएम तो रटी ही जाती है, ऐसे समझ के कैसे याद होती है, ठीक है। मीनिंग समझ लिया और पोएम रख ली, दिमाग में अच्छे से बिठा ली। अब आपने पोएम याद की, वो थी आपकी इन्फर्ड प्रोसेस, कि आपने कोई चीज़ सीख ली। ओके, अब परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ? परफॉर्मेंस मतलब आपको मुझे वो पोएम अब सुनानी है। तो जैसे आपने याद की थी, ज़रूरी नहीं है कि आप वैसे ही परफॉर्मेंस करो। कुछ बच्चों में ये दिक्कत होती है कि वो इन्फर्ड तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, सीख तो सारी चीज़ लेते हैं, पर परफॉर्मेंस के टाइम पे वो कर नहीं पाते हैं। कोई भी रीज़न लगा लीजिए, थकावट, वही फटीग लगा लीजिए, ड्रग्स लगा लीजिए, अल्कोहल लगा लीजिए, या फिर लैक ऑफ प्रैक्टिस लगा लीजिए, कुछ भी हो सकता है रीज़न। इन्फर्ड प्रोसेस होता है लर्निंग, सीखना
और उसको परफॉर्म करना बहुत अलग अलग होता है। तो ये भी एक लर्निंग का फीचर है। ये चारों फीचर्स मैंने लिए थे क्लास 12 साइकोलॉजी की बुक में से। ठीक है, मैंने जो जितना भी कंटेंट है सारा इधर उधर से कम हज़ारों सोर्सेज होंगे, तो मैं हर कोई नहीं बता पाऊँगी, बट जितना जो जो मुझे याद है मैं सब आपके सामने मेंशन करती जाऊँगी। हाँ जी, तो अब लर्निंग का कंसेप्ट आया है तो डेफिनेशन लिखना तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब 2 डेफिनेशन हैं जो मुझे इजी लगी तो मैंने लिख ली। ठीक है, और आपके साथ भी शेयर कर दी। लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर, कि लर्निंग बिहेवियर में ही चेंज है जो हमने अपने बिहेवियर से ही सीखा है। कि अगर हमें किसी चीज़ को लर्न करने के लिए कोई इंटेंशन नहीं होगा, हमारा बिहेवियर ऐसा होगा ही नहीं कि हम कोई चीज़ सीखें जाके, तो हमारे बिहेवियर में चेंज नहीं आएगा, और उस बिहेवियर के चेंज को ही तो हम लर्निंग बोलते हैं। आसान भाषा में, अगर हम अपने बिहेवियर को बदलेंगे तभी तो हमारा बिहेवियर बदलेगा। तो हमारे बिहेवियर से ही हमारा बिहेवियर बदला जाता है, उसको हम लर्निंग बोलते हैं। ओके, ये थी जेपी गिलफोर्ड की। नेक्स्ट है, लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेज। लर्निंग एक प्रोसेस होता है, ठीक है, यानी एक सीरीज़ होती है न्यू नॉलेज को एक्वायर यानी कि नई नॉलेज लेने की, और नए रिस्पॉन्सेस को भी लेने की। ये दी थी वुडवर्थ ने। वुडवर्थ भी लिखा होता है कई जगह पे, वुड्सवर्थ भी लिखा होता है। अब दोनों अलग अलग बंदे हैं। ओके ओके, अब एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ जो मैंने कभी यूज़ की नहीं है, पर मेरे क्लासमेट्स यूज़ करते थे। एक बंदा था हमारी क्लास में, वो क्या करता था, उसको ना ये नाम भूल जाता था कि कौन सी डेफिनेशन किसकी है। तो वो कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट या कुछ ऐसे साइंटिस्ट के नाम याद करता था जो ज़्यादा फेमस नहीं होते थे। जैसे जेपी गिलफोर्ड, वुडवर्थ तो है, वो काफ़ी फेमस है, तो इनकी आसान वाली डेफिनेशन याद कर ली। बाई चांस अगर भूल जाओ तो यहाँ पे किसी का भी नाम लिख दो। ओके, या मैं तो अगर मुझे नाम याद नहीं आता था ना, तो मैं 420 नहीं करती थी, मैं लिख देती थी डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू फेमस साइंटिस्ट, कि फेमस साइंटिस्ट या फेमस साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये 2 डेफिनेशंस है, नाम छोड़ देती थी अगर नहीं आते थे तो। ठीक है, तो ये 2 ट्रिक है। अगर 420 करके काम करना है, किसी और के डेफिनेशन और किसी का नाम, तो वो कर दीजिए। नहीं तो, क्योंकि नाम याद रखने हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होते, मुझे नाम आसानी से बिल्कुल याद नहीं होते, तो मैं सिर्फ ये लिख देती थी डेफिनेशंस इन सब फेमस साइंटिस्ट की जो इन सब ने दी है। ठीक है, और उनके नीचे 2 डेफिनेशन लिख देती थी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यार, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ अभी एक बार वीडियो को बैक करो और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरी जो मेहनत है उसकी मुझे कुछ एफर्ट्स कुछ तो रिजल्ट्स मिले। प्लीज़ 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 एक बार जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स तो हो जाए। थैंक यू सो मच। आपने किया है तो, नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से कोई दिक्कत नहीं होगी। बेल नोटिफिकेशन आपको दबाने का मन है, अगर आप नोटिफिकेशन से परेशान नहीं होते हैं तो प्लीज़ दबा दीजिए, अदरवाइज सब्सक्राइब प्लीज़ प्लीज़ कीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो कमेंट में प्लीज़ कर दीजिए, और लाइक करने का मन है प्लीज़ 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 लाइक भी कर दीजिए। मेरी साइड से तो हर चीज़ के लिए प्लीज़ है, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचे और मेरे एफर्ट्स को कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिले। थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो अब आगे बढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग की ओर, कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। अब देखिए भाई, आपके करिकुलम वालों ने कंसेप्ट ऑफ लर्निंग लिख कर छोड़ दिया है। अब कंसेप्ट में आएगा क्या क्या, ये चीज़ उन्होंने मेंशन नहीं की हुई है, जिसका वो फ़ायदा उठा लेते हैं एग्ज़ाम्स में। हमारे जब एग्ज़ाम्स हुए थे डीएलएड के, तब भी जो चीज़ करिकुलम में नहीं होती है वो भी आ जाती थी, जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग नहीं लिखे हुए हैं, बट स्टिल भी एग्ज़ाम में आ जाएगा क्योंकि वो कंसेप्ट के अंदर आता है। ठीक है, कंसेप्ट में उसकी डेफिनेशन, उसकी इम्पोर्टेंस, उसके फैक्टर्स सब कुछ आएगा। ठीक है, तो अब फैक्टर्स में सबसे पहला क्या है, एबिलिटी एंड कैपेसिटी ऑफ चाइल्ड। विविधताएँ जो है हमारी, डाइवर्सिटी, हर बच्चा अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बहुत सारे। अब जो मैं बोल रही हूँ आपको इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखना है, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे बना सको। ये सब रटने की ज़रूरत नहीं होती है, बस समझ लो। देखो भाई, खुद का ही एग्जाम्पल लगा के चलो। क्लास में ना जितने भी बच्चे होते हैं, जितने भी बच्चे होंगे, सबकी पावर अलग अलग होगी। जैसे मुझे एक बार कोई चीज़ समझा देगा, अगर मेरे दिमाग में कोई चीज़ क्लियर हो गई तो मुझे वो आगे 10 जन्मों तक याद रहेगा, मैं कभी भूलने नहीं वाली। पर मेरी क्लास में मुझे ऐसे कई बच्चे दिखते थे जिनको
एक बार समझाने के बाद ना वो चीज़ जब तक उस पर काफ़ी टाइम स्पेंड ना किया जाए उनके साथ, जैसे एग्जांपल ना दिए जाए, उसकी कोई रियल लाइफ से रिलेट ना किया जाए, उसको बार बार रिवाइज ना किया जाए, तब तक उन्हें याद ही नहीं होता था। तो मतलब उनकी कैपेसिटी अलग थी, मेरी कैपेसिटी अलग थी, जिसकी वजह से हमें, अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं डाइवर्सिटी को देखकर पढ़ा रही हूँ कि जो लोग पढ़ रहे होंगे उनको, इनकी अगर मैं ऐसे ही लिख के छोड़ देती तो वो हो सकता है इसको एक्सप्लेन ना कर पाते। तो यही एबिलिटी, हर किसी की ना एबिलिटी यानी कि हर किसी की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, हर कोई एक ही क्षमता से याद नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसमें इधर लिखना है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, वेरिएशंस होती है बच्चों में, बैकग्राउंड होता है बच्चों का, वो सबका अलग होता है, जिनकी वजह से उनकी रिटेंशन कैपेसिटी यानी याद करने की कैपेसिटी अलग होती है। तो हर किसी को अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए विविधताओं को देखकर। ओके, नेक्स्ट है यूज़ ऑफ मोटिव्स। मोटिव्स कैसे कैसे, प्रेज, ब्लेम, अवॉर्ड, एक्सेट्रा। कि भाई एक टीचर है वो बड़े प्यार से पढ़ा रही है, ठीक है, बड़े अच्छे से समझा रही है, एग्जाम्पल्स लेके, रीइंफोर्समेंट का यूज़ करके, हाँ जी बेटा वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर किया, क्लैपिंग करो इसके लिए। और एक है कि बच्चे ने आंसर दे भी दिया, हमारी भी कई टीचर्स ऐसी थी, अगर उनको आंसर ना दे तो गुस्सा हो जाती, आंसर दे तो गुस्सा हो जाती कि आंसर क्यों दिया तुमने। तो हर किसी को अलग तरीका होता है पढ़ाने का। टीचर के पढ़ाने की वजह से भी बच्चों में इंटरेस्ट या क्यूरियोसिटी पैदा होती है सब्जेक्ट को लेकर। तो अगर हम प्रेज़ का यानी कि शाबाशी का यूज़ कर रहे हैं बच्चों के लिए तो वो अच्छे से सीखेंगे। ब्लेम का यानी कि नहीं तुमने गलत बोला है, तुम्हारी वजह से मैं पढ़ा नहीं पा रही हूँ, ऐसे है, ये है, वो है, इसका यूज़ करेंगे तो बच्चे हो सकें चिड़चिड़े हो जाए और सब्जेक्ट में ध्यान ही ना दें। अवॉर्ड, पनिशमेंट, अगर हम अवार्ड देंगे बच्चों को कि हम भी ठीक अच्छा आंसर किया तो उनके लिए क्लैपिंग करा दी या उनको एक स्टार दे दिया नोटबुक में, ऐसा कुछ भी अगर अवार्ड छोटे मोटे जितना हमारे बस की है उतना कर पाएँ तो अच्छा रहता है, बच्चे खुश हो जाते हैं। तो ये चीज़ें करनी चाहिए। इनके ऊपर भी बहुत डिपेंड होता है कि लर्निंग कैसी हो रही है, सिखाया कैसे जा रहा है बच्चे को। नेक्स्ट है नेचर एंड मेथड ऑफ सब्जेक्ट। अब कोई कोई बच्चा ऐसा होता है जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स को अच्छे से गेन कर पाता है। जैसे मुझे अगर तुम कोई चीज़ सिखा दोगे ना तो मुझे याद सब रहेगा, तो मैं लिख नहीं पाती हूँ। तो ओके, ऐसे हर कोई बच्चा अलग होता है। कुछ बच्चे होते हैं उनको आता या नहीं आता फिर भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो वही, अगर कुछ बच्चों को सब्जेक्टिव चीज़ें याद रहती हैं और कुछ बच्चों को ऑब्जेक्टिव चीज़ें याद रहती हैं, जैसे चीज़ों के नाम हो गए या थ्योरीज़ के नाम हो गए और स्ट्रैटेजीज़ के नाम हो गए। तो वही मेरा मुझे मैथ्स बहुत पसंद है तो मैं सोशल साइंस अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। अगर मतलब वही चीज़ हो गई कि नेचर कैसा है, बच्चे के हिसाब का नेचर है कि नहीं है। बच्चे को मैथ्स पसंद है, उसको सोशल साइंस पढ़ाते रहोगे 24 घंटे तो वो नहीं पढ़ेगा। ऐसे कर सकते 2 घंटे मैथ्स, आधा घंटा सोशल साइंस, तब कर लेगा। मैं ऐसे ही करती थी हमेशा। ओके, तो ये मेथड ऑफ सब्जेक्ट भी बच्चे के अकॉर्डिंग होगा तो वो जल्दी याद करेगा, बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो वो लेट याद करेगा। पर्सनैलिटी ऑफ द टीचर, भाई ये चीज़, इस चीज़ से मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। मुझे थ्योरी सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं थे, मुझे ऑब्जेक्टिव चीज़ें जैसे मैंने पहले बताया वो पसंद थी। तो मेरा एग्जांपल ले लो, मेरी साइकोलॉजी की टीचर जो थी 11th-12th में, वो थी माशा अल्लाह, लाइक बहुत अच्छा पढ़ाती थी। तो उनकी पर्सनालिटी की वजह से मेरा साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो अभी भी मैं साइकोलॉजी ऑनर्स ही कर रही हूँ। तो ये बहुत मेन रोल इम्पॉर्टेंट प्ले ऐसे करता है कि भाई जैसे टीचर होगी वैसे ही बच्चे इंटरेस्ट लेंगे। आपने खुद देखा होगा ना कि किसी बच्चे को कोई टीचर पसंद है तो फिर वो उसी सब्जेक्ट का काम टाइम पे रखता है, उस सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट लेता है, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आता है ताकि टीचर इम्प्रेस हो। तो फिर ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे टीचर को एक रोल मॉडल मान के चलते हैं। आगे चलते हैं, यूज़ ऑफ मटीरियल एड्स, कि आप टीचिंग एड्स का कैसे यूज़ कर रहे हो। अगर क्लास में सिर्फ थियरी मेथड से ऐसे ही बोले जा रहे हो, ये है वो है कि तुम कर लेना, नहीं करना, प्रेजेंटेशन दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ऐसे ही फुला फुला कहते हैं ना, जैसे ऊपर ऊपर से पढ़ा रहे हो या सिर्फ लेक्चर का यूज़ कर रहे हो, ज़्यादा बच्चों को इन्वॉल्वमेंट यूज़ नहीं कर रहे हो, तो बच्चे कम इंटरेस्ट लेते हैं। बट अगर तुम टीचिंग एड्स अच्छे यूज़ करोगे तो बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। ओके, तो हमें मटेरियल एड्स या फिर टीचिंग एड्स बहुत ध्यान से और बहुत ही अच्छे से यूज़ करने चाहिए। नेक्स्ट है एक्सरसाइज एंड रिविजन। जो चीज़ एक बार पढ़ा दी, जब तक उसकी एक्सरसाइज और रिविजन नहीं होगी तो वो भूल जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, एक्सरसाइज और रिविजन उस चीज़ की इफेक्टिवनेस को, यानी उस चीज़ की प्रभाव जो होता है उस चीज़ का, उसको बढ़ाता है, ठीक है। एक्सरसाइज कराने से उस चीज़ की कैपेसिटी और रिटेंशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।
अभी ये भी चीज़ काफ़ी वही सारे इंपॉर्टेंट है वैसे एक तरीके से देखा जाए तो, नीड कि उस चीज़ की याद करने की नीड है कि नहीं है। अब मुझे अगर अभी इस टाइम पे सोशल साइंस पढ़ने की कोई इंपॉर्टेंस लग ही नहीं रही है तो मैं सोशल साइंस क्यों पढ़ूंगी। ऐसे ही आपको भी पहले कोई नीड लग नहीं रही थी कि हाँ भाई हमें अभी पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम्स आ ही नहीं रहे हैं। जब तक एग्ज़ाम्स नहीं होंगे मेरे हिसाब से तो कोई पढ़ता नहीं है, कोई कुछ ही चंद बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में लगे रहते हैं। ठीक है, मैं भी पहले ही लग जाती थी, कुछ बच्चे होते थे एग्ज़ाम्स आने पे उठाते थे, यार नोट्स देते, यार ये दे दे वो दे दे। ठीक है, तो नीड उस चीज़ की कितनी है, उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंस कितनी है, उसको देख के भी लर्निंग की जाती है। हाँ जी, तो अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ लर्निंग की। सबसे पहले आते हैं प्राइमरी लॉज। प्राइमरी लॉज में होते हैं 3 पार्ट। मैंने इसको याद किया हुआ है प्री वर्ड से, PREE। ठीक है, अब ये प्री का मतलब क्या है? प्री मीन्स P से है प्राइमरी, R से है रेडिनेस, E से एक्सरसाइज और E से अफेक्ट। ठीक है, प्री का मतलब क्या होता है? पहले। तो प्राइमरी लॉज में पहले आते हैं, इसके बाद होते हैं सेकेंडरी लॉज। तो प्राइमरी लॉज हमने याद किया हुआ प्री के नाम से। आप ऐसे याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लॉज हैं, हर बुक के अंदर अलग लॉ मिल जाएगा। इसके लिए नए नए लॉज डिस्कवर होते रहते हैं। मैंने भी जब भी पढ़ा था इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई थी, क्योंकि किसी बुक में लिखा होता था लॉ ऑफ रेडीनेस, किसी में लिखा होता था लॉ ऑफ मेंटल सेट, किसी में लिखा होता था लॉ ऑफ मोटिवेशन। और इसमें भी जैसे इधर 3 लॉज हैं, तो किसी किसी बुक में लॉ ऑफ यूज़ एंड लॉ ऑफ डिसयूज़ को भी अलग से बना के रखा होता था, 5 लॉज होते थे। तो बड़ी कन्फ्यूजन होती थी। फिर मैंने जितनी बुक्स अवेलेबल थे लाइब्रेरी में, मैंने सब छान के रख दी बिल्कुल अच्छे से, ये देखने के लिए कि किस में ठीक है किस में गलत। क्योंकि DELED में यही दिक्कत है कि टीचर्स बना रहे हो तुम हमें, पर तुम हमें टीचर बनने के लिए लाइक एलिजिबल स्टफ ही नहीं दे रहे हैं। बुक्स के अंदर इतनी मिस्टेक्स होती थी भाई साहब, इतनी मिस्टेक जिसकी कोई हद नहीं है। तो वो पढ़ना बहुत दिक्कत हो जाता था। अब यहाँ पकी पकाई खिचड़ी मिल रही है तो वो ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो भाई ठीक है, सबसे पहले लॉ है लॉ ऑफ रेडीनेस, कि कोई भी चीज़ पढ़ाने से पहले उनको रेडी किया जाता है बच्चों को। आपको भी पढ़ने से पहले रेडी होना पड़ता है कि हाँ भाई साहब अब तो दिमाग बिल्कुल अच्छे से सेट करके रखना हुआ है, पूरे अच्छे से मोटिवेशन साथ लेकर चलनी है, रेडी होके बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो उसी चीज़ को हम कह देते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस, कि हमें पढ़ने से पहले या कोई भी चीज़ लर्निंग करने से पहले रेडी होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, अपना मेंटल सेट बनाना पड़ेगा उस चीज़ के साइड, कि हाँ भाई अब दिमाग को अच्छे से बना के चलो, ये चीज़ तो करनी ही है। फिर मोटिवेशन तो भाई अगर हमने दिमाग बना लिया अच्छे से कि हाँ भाई अब तो पढ़ना है बैठ के, पर मन में इच्छा ही नहीं होगी पढ़ने की, तो पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो इन तीनों चीज़ों का एक ही तात्पर्य है कि आप कोई भी नई चीज़ सीखने से पहले उसके लिए रेडी होने चाहिए, दिमाग उसको सीखने के लिए अच्छे से बना होना चाहिए और उस चीज़ के लिए मोटिवेशन होना चाहिए। ये 110% श्योर है कि इतने ही लॉस होंगे प्राइमरी लॉस में, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ाई की है इसके लिए। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज यानी कि बुक के पीछे एक्सरसाइज होती है ना, वो किस लिए होती है? ताकि बच्चा उसकी रिविजन करे। अब एक्सरसाइज में लॉ 2 तरह का होता है। एक होता है लॉ ऑफ यूज़, यानी अगर हम कोई चीज़ जो लर्न की हुई है उसको बार बार यूज़ में लेकर आ रहे हैं, उसको बार बार रिवाइज करते रहते हैं, तो वो हमें याद रहेगी। पर अगर हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, यानी डिसयूज़ कर रहे हैं, उसको सीख के छोड़ दिया, जैसे मैंने कार सीख के छोड़ दी, मैंने सीख ही नहीं दी हूँ। बल्कि स्कूटी अभी भी मेरे यूज़ में है, स्कूटी पे मेरा हाथ बहुत अच्छे से बैठा हुआ है, बिल्कुल मैं कहीं पे भी किसी भी ट्रैफिक जाम में से निकाल सकती हूँ। पर कार में सीख के भूल चुकी हूँ तो वो डिसयूज़ में है। ठीक है, तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज के 2 पार्ट्स हैं। जो चीज़ हमने सीख के रिवाइज की है तो उसको हम कहेंगे लॉ ऑफ यूज़, जो हम सीख के भूल चुके हैं उसको हम कहेंगे लॉ ऑफ डिसयूज़। ओके, नेक्स्ट है लॉ ऑफ अफेक्ट, कि अब भाई हमने दिमाग बना लिया अपने से अच्छे से याद करने के लिए किसी चीज़ को, उसकी प्रैक्टिस भी कर ली, अब वो रियल लाइफ में इफेक्ट में लेकर आना है। ठीक है, मैंने कार सीखने के लिए दिमाग बनाया तो बहुत अच्छे से, मैंने सोचा था 3,500 ले रहा है भी बंदा सिखाने के लिए, सीखूँ कि नहीं सीखूँ, सीखूँ कि नहीं सीखूँ। ठीक है, फिर मैंने दिमाग बहुत अच्छे से बना लिया, मैंने वो चीज़ सीख ली, फिर उसकी मैंने प्रैक्टिस की थी, बहुत अच्छे से मैंने प्रैक्टिस की थी, पर अब वो डिसयूज़ में आ गई है, उसको हटाइए। पर अगर मैं उसको दोबारा यूज़ में, मैं दोबारा प्रैक्टिस करूँ उस चीज़ की, तो वो लॉ ऑफ अफेक्ट बन जाएगा कि मैंने जो चीज़ सीखी है, मम्मी मुझे कह रही है कि चलो बेटा एक बार चांदनी चौक चलते हैं शॉपिंग के लिए, स्कूटी पे तो जाया नहीं जाएगा, बहुत सारे सामान की होती है शॉपिंग। हम लेकर गए कार और हमने उस चीज़ का इफेक्ट में लेकर आए, हमारे मेट्रो के 100 रुपये बच गए। ठीक है,
तो वो हो गया हमारा लॉ ऑफ अफेक्ट, कि जो चीज़ हमने रेडी हुए थे जिस चीज़ के लिए, जो चीज़ हमने सीखी उसको हम रियल लाइफ में अफेक्ट में भी ले आए। तो ये थे प्राइमरी लॉज। इसको बुक के अंदर देखा जाए तो इतना डिफिकल्ट लगता है, पर इधर बहुत सिंपल वे में लिखा हुआ है, कोशिश कीजिए समझने की। हाँ जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी या फिर सब ऑर्डिनेट लॉज की साइड। अब सेकेंडरी और सब ऑर्डिनेट अलग अलग चीज़ नहीं है, ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं, ठीक है। कई कई जगह पे लिखा होता है सेकेंडरी लॉज को एक्सप्लेन करो, कई कई जगह लिखा होता है सब ऑर्डिनेट लॉज को एक्सप्लेन करो। तो वो एक ही चीज़ होती है, छोड़ के नहीं आना है एग्जाम में, ओके। इसको मैंने 5 ये हैं और कुछ और होंगे तो उनको मैंने याद किया हुआ है। एक तो बार, BAAR, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लॉज ऐसे दिमाग में नहीं आता, ये हो गया, अगला कौन सा बचा है, तो ऐसे मैंने याद किया हुआ है बारम्पी से, BARMPI, ठीक है। ये बारम्पी आपके बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। ए के ऊपर इसमें क्यूब लगा दीजिए और पी के ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है, कि ए नाम वाले 3 हैं और पी नाम वाले 2 हैं, बारम्पी, ठीक है। अच्छे से ऐसे याद रखना है। तो BAAR से कौन कौन से हैं उसकी बात कर लेते हैं। ओके, तो लॉ ऑफ बिलोंगिंगनेस यानी कि जब हम लर्निंग करा रहे हैं किसी की, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जब किसी चीज़ की लर्निंग हो रही है तो उनकी लर्निंग बेटर जब होगी जब वो अपने फेवरेबल ग्रुप में होंगे, ठीक है, या वो अपने टॉपिक से खुद को रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। अब जैसे हम एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल्स की वजह से आप रिलेट कर पा रहे हैं। अब आपको अगर उठा के किसी एक ऐसे ग्रुप में, किसी एक ऐसे क्लास में बिठा दिया जाए जहाँ ना आपके दोस्त हैं ना आपकी वो टीचर है जो आपको हमेशा से पढ़ाती थी, तो आपकी लर्निंग उतनी इफेक्टिवली नहीं होगी। बल्कि जो टीचर आपको बचपन से पढ़ा रही है या सेमेस्टर की स्टार्टिंग से पढ़ा रही है, उससे अगर आप पढ़ोगे तो आप ज़्यादा बिलोंग कर पाओगे उस क्लासरूम में, और अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे होंगे, बेशक टीचर बदल जाए तब भी आप ज़्यादा बिलोंग कर पाओगे इस क्लासरूम में, क्योंकि आप अपने फेवरेबल ग्रुप यानी जिसको आप पसंद करते हो उस ग्रुप के साथ पढ़ाई कर रहे हो, ओके। तो ये हो गया लॉ ऑफ बिलोंगिंगनेस, ये हमें वहाँ पढ़ाई करानी चाहिए या वहाँ लर्निंग करानी चाहिए जहाँ बच्चा बिलोंग करे, ठीक है, जहाँ उसको अपनापन महसूस हो। ये नहीं किसी भी जगह उठा के रखते हो फिर हम एक्सपेक्ट करें कि हाँ भाई वो सीखे उस चीज़ को, ज़बरदस्ती सिखाया जाए, ओके। अब नेक्स्ट है लॉ ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड में क्या होता है कि भाई ऐसे कहते हैं इसमें तो बहुत एटीट्यूड है, वही वैसा ही लगा लो थोड़ा बहुत। लॉ ऑफ एटीट्यूड में होता है कि बच्चे का किसी चीज़ के प्रति एटीट्यूड क्या है, क्या वो उस टीचर को पसंद करता है, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना टीचर के साथ, लाइक कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से ऐसे खुंदा बन जाते हैं कि हाँ भाई इस टीचर का तो काम करना ही नहीं, इस टीचर की तो बात ही नहीं माननी है, तो वो हो जाता है एटीट्यूड। अगर बच्चा लर्न करने के लिए रेडी है किसी चीज़ को तो वो उसके एटीट्यूड पे डिपेंड करेगा। या तो उसकी बेशक टीचर से लड़ाई हो गई हो, उसको उससे बात नहीं करनी हो, उसका काम नहीं करना हो, पर अगर उसको एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लेकर आने पड़े, मतलब चाहिए उसको एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स, तो उसको अपना एटीट्यूड उस सब्जेक्ट के लिए अच्छा करना ही पड़ेगा, ठीक है, वो सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। पर अगर कोई बच्चा ऐसे सोच के बैठा है कि मुझे तो पढ़ाई करनी ही नहीं है, मुझे तो ऐसे ही बेफालतू के काम करने हैं, आवारागर्दी करनी है, तो फिर उसका एटीट्यूड उस चीज़ के लिए ठीक नहीं है, तो लर्निंग भी कभी हो ही नहीं पाएगी, ओके। तो ये थे लॉ ऑफ एटीट्यूड कि भाई बच्चे का एटीट्यूड क्या है टीचर, सब्जेक्ट या फिर पढ़ाई के या लर्निंग के प्रति, ठीक है। हाँ जी, तो थर्ड है असिमिलेशन एनालॉगी। तब इसमें क्या होता है, इसमें एक एनालॉगी होती है, यानी कि एक सीरीज होती है असिमिलेशन की। इसको लॉ ऑफ असिमिलेशन एनालॉगी भी बोलते हैं, कहीं कहीं जगह लिखा होगा लॉ ऑफ असिमिलेशन या सिर्फ लॉ ऑफ एनालॉगी, ठीक है। तो इसको याद रखना है, इसे बहुत कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग नाम दिए होते हैं। तो इसमें सीरीज क्या है कि सबसे पहले तो इसके अंदर एक चीज़ होती है जो होती है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग वर्ड बहुत बार सुना होगा, मैं सिर्फ कंडीशन लिख रही हूँ, कंडीशनिंग आ नहीं पाएगा। कंडीशनिंग के बाद एक चीज़ जो की जाती है उसको हम कहते हैं एसोसिएशन। मैं एसोसिएट लिख रही हूँ क्योंकि पूरा आएगा नहीं, देन लर्निंग हो जाती है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे कि आपने क्लासिकल कंडीशनिंग या कोई भी कंडीशनिंग है उसमें पढ़ा होगा, जैसे डॉग वाला एग्जाम्पल लेते हैं हम, पैवलोव वाला। उसने क्या किया, डॉग को कंडीशन कर दिया बेल के साथ एसोसिएट करा के। जिसको इस थ्योरी के बारे में नहीं पता है बता देती हूँ। एक डॉग था, एक बंदा था पैवलोव,
उसने वो डॉग की फिजियोलॉजी पे काम कर रहा था, ठीक है, कि खाना वाना की ऐसे इन सब चीज़ों के ऊपर, ठीक है, डाइजेशन वगैरह पे। तो उसने क्या देखा कि उसने एक दिन बेल बजाई और फिर बेल के बाद खाना दिया, ठीक है। तो डॉग एकदम से ऐसे अलर्ट हो गया कि भाई ये क्या हो गया, बेल क्यों बजाई, एकदम से ऐसे कैसी आवाज़ आई। तो डेली उसने ये चीज़ नोटिस की डॉग ने कि भाई बेल बजने के बाद मेरा खाना आ जाता है, ये जो अजीब सी आवाज़ आती है इसके बाद सडनली मेरा खाना ले आते हैं लोग। तो डॉग ने उस कंडीशन के साथ अपना एसोसिएशन कर लिया, यानी उस जो सिचुएशन थी, जो चीज़ उसके साथ की जा रही थी, उसके साथ खुद का वही बिलोंगिंगनेस कर ली उसके साथ, ठीक है। उसको बिलोंग कर लिया कि भाई ये चीज़ मेरे लिए बजाई जा रही है ताकि मेरा खाना वो लेकर आ जाए, मुझे बता रही है इस चीज़ के लिए। तो एक दिन उसने क्या किया, सिर्फ बेल बजा दी टेस्टिंग करने के लिए। अब हमें क्या पता डॉग को क्या पता है क्या नहीं पता, टेस्ट करने के लिए कि भाई डॉग बेल बजने के बाद डॉग को भूख लग जाएगी, उसको पता चल जाएगा कि हमें बेल बजने के बाद तो खाना आ जाता है। तो पावलोव ने बेल बजाई पर खाना नहीं दिया, पर फिर भी कुत्ते की जो डॉग था उसके साल्वेशन में, साल्वेशन यानी कि लाड टपकना, सॉरी एक मिनट, हाँ जी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उस डॉग की कंडीशन के साथ एसोसिएशन हो गई थी, फिर उसकी लर्निंग हो गई थी। उसको हमें बताने की ज़रूरत नहीं थी कि हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आ रहे हैं, रेडी हो जाओ। हमें सिर्फ एक बेल बजानी थी और वही एसोसिएशन हो गई थी, जैसे हमारे स्कूल में की जाती है। हर चीज़ के लिए बेल बजाई जाती है जिसका हमें पता रहता है फर्स्ट पीरियड की ये सब्जेक्ट है, फोर्थ पीरियड के बाद लंच होना है, तो हम उसके लिए पहले से बिल्कुल रेडी होकर बैठते हैं कि जैसे बेल बजेगी वैसे कैंटीन में भाग जाएंगे। तो यही थी असिमिलेशन एनालॉजी। असिमिलेशन यानी कि जो हमारे साथ बार बार घटनाएं घट रही हैं उनको इकट्ठा करके एक स्टोरी बना के उसको दिमाग में बिठाए रखना, जैसे डॉग ने बिठाया था, ठीक है। तो ये था लॉ ऑफ असिमिलेशन या फिर एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है सीरीज, जो ये थी सीरीज तुम्हारी। ओके डन। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। हाँ जी, तो इसमें क्या होता है, जैसे मैं आपके थियरीज को इन प्रिंसिपल्स के साथ एसोसिएट कर रही हूँ कि जो आपने ये चीज़ पहले पढ़ी थी उसको यहाँ ऐसे यूज़ कीजिए, आपके साथ जो ये घटना घटी थी उसको इस चीज़ में यूज़ कीजिए, उसी को हम कहते हैं एसोसिएटिव शिफ्टिंग। कि आपने किसी चीज़ के साथ एसोसिएट किया, ठीक है, किसी चीज़ के साथ बिलोंगिंगनेस ढूंढी कि ये चीज़ तो मेरे लिए है, ठीक है। उसको मैंने शिफ्ट करा दिया एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे, या एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे। ओके, मैंने आपको एडिशन सिखाई, ऐसे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसमें मैंने बताया 2 + 2, इसको हमने बोला 4। फिर मैंने कहा 2 + 2 + 2 हो गया 6। तो हमने इधर क्या किया, हमने कहा 2 × 2 था ये, ठीक है। 2 × 2 यानी 2 बार 2 था, तो हमने 2 बार जब 2 को जोड़ा तो आ गया 4, ठीक है। जब हमने 2 को 3 बार जोड़ा, 2 को 3 बार जोड़ा तो आ गया 6। मतलब मैं आपको एडिशन से मल्टीप्लिकेशन सिखा रही हूँ। इसको हम कहेंगे एसोसिएटिव शिफ्टिंग, कि हमने आपके प्रीवियस नॉलेज को यूज़ किया आने वाली नॉलेज या फिर लर्निंग गेन करने के लिए, ठीक है। इसको कहते हैं एसोसिएटिव शिफ्टिंग। अगर इसमें अभी भी डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट कर दीजिए, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी, अपना ही काम है। हाँ जी, तो नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ रीसेंसी का। रीसेंसी मतलब रिसेंट वर्ड सुना है, रिसेंट, RECENT, रिसेंट। रिसेंट होता है जो चीज़ अभी दुर्घटना जो घटी हो, दुर्घटना नहीं कोई भी घटना हो सकती है, जो चीज़ अभी हुई हो उसको हम कहते हैं रिसेंट। तो वैसे ही लॉ ऑफ रीसेंसी होता है, जो चीज़ अभी अभी याद की होती है वो फ्रेश होती है माइंड में, तो वो आसानी से भूलते नहीं है, तो उनको रिवाइज कराना भी आसान होता है। तो जब भी आप किसी को कोई चीज़ याद कराओ, साथ साथ उसको रिवाइज करा दो ताकि वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग मेमोरी हो जाए, शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी ज़्यादा देर वाली मेमोरी में चली जाए, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे लॉ ऑफ रीसेंसी। जो चीज़ हमने अभी अभी याद की है वो दिमाग में फ्रेश होती है और वो हमें अच्छे से याद रहती है, ठीक है। तो ये ही हो गया लॉ ऑफ रीसेंसी। थिंग्स विच हैव अकर्ड रिसेंटली आर लर्न्ड बेटर। हाँ जी, तो नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। मल्टीपल रिस्पॉन्स में क्या होता है कि चाइल्ड इज प्रोवाइडेड लिटिल गाइडेंस एंड देन अलाउड टू सॉल्व ऑन इट्स ओन। बच्चे को ना हम थोड़ी सी गाइडेंस देंगे कि किसी चीज़ को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और वो फिर उस चीज़ को अपने आप से खुद से सॉल्व करेगा, ठीक है। इसको हम कहेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। अब इसमें लिखने के लिए आपके पास थोड़ा सा और कंटेंट है जो मैं भी बता रही हूँ।
इसमें हम किन किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं? हम यूज़ करते हैं स्काफोल्डिंग का। ठीक है, स्काफोल्डिंग क्या होता है? जो एडिशनल हेल्प मिलती है बच्चे को, वो टीचर हो सकता है, कोई चार्ट हो सकता है, गूगल हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, कोई भी से होता है। मोर नॉलेजेबल अदर, MKO, ये वाइगॉट्स्की के तरीके हैं। तीसरी चीज़ है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म पियाजे का है। ठीक है, इसमें हम बच्चे से मल्टीपल रिस्पॉन्सेज मांगते हैं कि बच्चे जितने रिस्पॉन्सेज हो सके वो हमें दो, फिर हम आपको सिर्फ गाइड करेंगे कि आपने कौन सा रास्ता सही चुना है, कौन सा रास्ता गलत चुना है, ताकि आप अपनी नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट कर पाओ। ठीक है, हम मल्टीपल रिस्पॉन्स में लर्निंग को बच्चे से खुद से कंस्ट्रक्ट कराते हैं। किस किस चीज़ की मदद से? स्काफोल्डिंग की मदद से। हमने कोई भी उसको असाइनमेंट दे दिया, कोई भी चीज़ दे दी। फिर मोर नॉलेजेबल अदर, हमने सिर्फ उसकी हेल्पिंग हैंड वाला काम किया है। फिर कंस्ट्रक्टिविज्म से हमने उसको खुद अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा। तो ये है मल्टीपल रिस्पॉन्स। मल्टीपल रिस्पॉन्सेज मांगे जाएंगे, सिर्फ हम उसकी इसमें हेल्प करेंगे कि क्या ठीक था और क्या गलत था। इसको नोट डाउन कर लेना, फिर मैं इरेज कर दूंगी। ओके भाई, अब नेक्स्ट है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, पार्शियल एक्टिविटी क्या होती है कि जो नॉलेज है वो हमेशा हमें पार्ट्स में देनी चाहिए। ठीक है, कभी भी एक साथ बहुत सारी नॉलेज ऐसे थोपनी नहीं चाहिए कि आओ एक ही दिन में पूरा सिलेबस ख़त्म कर लो। उससे क्या होता है कि ना दिमाग में इतनी देर तक टिकती नहीं है नॉलेज। ठीक है, वो जल्दी चली जाती है। अगर हम बहुत ही एक्टिवली, बहुत ही बिल्कुल अच्छे से सोच के बैठे हैं कि भाई आज तो ख़त्म करना ही करना है, तब हो सकता है, बट हमेशा ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो हमेशा पार्शियल एक्टिविटी का हमें यूज़ करना चाहिए। ये जो नॉलेज है वो हम पार्ट्स में दें। ओके, एक सब्जेक्ट वाइज हो सकता है, चैप्टर वाइज हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। देन है लॉ ऑफ प्रीमेसी। प्रीमेसी क्या होता है भाई? जैसे एग्जाम्स आ रहे हैं आपके, तो एग्जाम्स में आप कौन कौन से टॉपिक पहले याद करना पसंद करेंगे? जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वही है प्रीमेसी में कि जो टॉपिक है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उसको हम प्रायोरिटी देते हैं, उसको पहले याद किया जाता है। ठीक है, जो चीज़ें हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, जिनको जो एग्ज़ाम में आनी नहीं, हमें अगर कोई किसी टॉपिक का बताए कि ये तो एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, तो उसका हम पढ़ेंगे ही नहीं। अब हमें पता है लॉज और प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आएंगे ही आएंगे, किसी ना किसी वे में पक्का आएंगे। अभी नहीं तो सीटेट DSSB में आने ही आने वाले हैं, तो इसीलिए इसको याद करना ज़रूरी है। प्रीमेसी है, इसकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलाई पर, कि स्टिमुलाई इंटेंसिटी यानी कितना प्रभावित है वो स्टिमुलाई। वो स्टिमुलस क्या होता है पहले तो ये समझ लो। स्टिमुलाई या स्टिमुलस कोई भी एक ऐसी चीज़ जो हमसे रिस्पॉन्स मांगती है, जो चाहते हैं कि हम उसको कोई रिस्पॉन्स दें। ठीक है, तो इंटेंसिटी यानी कि कितना प्रभावित है वो स्टिमुलाई और कितना प्रभावित है वो स्टिमुलस। ठीक है, तो ये हो गया लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। अब इसका जैसे कि एग्जाम्पल हो गया कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना स्टिमुलस, उतनी ही लर्निंग बेटर होगी। अब अगर मैंने सिर्फ ऐसे क्लास में आके आप कैसे पढ़ा रही हूँ कि हाँ जी चलिए आज हम बात करेंगे लॉज या प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग के बारे में, और सिर्फ ऐसे ही हम पढ़ते रहेंगे, ना कोई एग्जाम्पल। अगर हम ऐसे ही पढ़ते रहें बिना एग्जाम्पल के, बिना लाइक एनर्जी के, अभी आपसे कितने अच्छे से बात कर रही है, ऐसे चिल्ला चिल्ला के बहुत तेज़ से, ठीक है, दूसरे कमरे तक भी आवाज़ जा रही होगी मेरी, तो इसमें ज़्यादा इंटेंसिटी, ज़्यादा प्रभावित लगता है। ठीक है, अगर हम धीरे धीरे बात करेंगे, एग्जाम्पल नहीं देंगे, क्लास में बच्चों का पार्टिसिपेशन नहीं लेंगे, उनसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, तो बच्चों का ध्यान ही नहीं रहेगा, तो जो स्टिमुलस है वो इतना प्रभावी लगेगा ही नहीं। हम वो कहेंगे ऐसे आते बोर करके चली जाती है। अगर हम बच्चों को पकड़ पकड़ के आंसर्स मांगेंगे ना कि आओ बेटा बेटा आंसर करो, चलो चलो फर्स्ट मैच आंसर करो, सेकंड मैच आंसर करो, तो बच्चों का ध्यान भी रहेगा क्लास में, क्या पता कब मेरी बारी आ जाए। ये तो वो सीखेंगे ही नहीं। हमें तो टीचर बनना है ना, काम क्या है पढ़ाना, बच्चों को खींच खींच के पढ़ाना पड़ेगा। हमें भी पता है हम कितने ढीठ थे, वो भी कितने ढीठ होंगे। तो वैसे ही बच्चे को एग्जाम्पल्स के साथ इंटेंसिटी, ज़्यादा स्टिमुलस देना है। जितना ज़्यादा इसमें इफेक्ट डालोगे ना अपनी पढ़ाई में, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल लेकर आओगे, जितनी तेज़ ऐसे हमने पढ़ा था ना इनोटेशन, और ऐसे क्या कहते हैं उसको, मतलब लाइक अनुतान आवाज़ के अंदर लाना। मैं एक तो आराम से बोल रही हूँ कि हाँ जी आज हम ये पढ़ेंगे, एक मैं कभी तेज़ आवाज़ कभी मंदी आवाज़ करके ऐसे बात कर रही हूँ, हाँ जी तो आज हम ये पढ़ेंगे, क्या आप सब तैयार हैं? तो ऐसे इसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलाई। हमें अपने स्टिमुलस को बहुत स्ट्रांग रखना है ताकि बच्चे बहुत ध्यान से पढ़े। ओके,
ठीक है, ये अब सारे लॉज हो गए हैं, एक बार सम अप कर देते हैं। हाँ जी, तो सम अप करते हैं। सबसे पहले तो मैंने इसको कैसे याद कराया था, प्री के नाम से, PREE। पी से प्राइमरी लॉज। अब प्राइमरी लॉज क्या क्या है, आर से रेडीनेस, रेडीनेस को किस किस नाम से हम बोलते हैं, रेडीनेस, मेंटल सेट और मोटिवेशन। अब आर से इसका क्या मतलब हुआ कि हम किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाएं, एक्शन के लिए प्रिपेयर होना, प्रिपरेशन फॉर एक्शन होता है लॉ ऑफ रेडीनेस। उसके बाद आएगा लॉ ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज यानी हमने उसकी कितनी प्रैक्टिस करी। इसके दो पार्ट्स थे, कौन कौन से, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। हम एक्सरसाइज इसीलिए करते हैं ताकि जो चीज़ हमने लर्न की है हम उसमें एक्सीलेंस गेन कर सके। नेक्स्ट है लॉ ऑफ अफेक्ट। अफेक्ट यानी कि अफेक्ट इफेक्ट जो बोलना चाहें वो बोल सकते हैं, कि हमने अपने बिहेवियर में कितने हद तक मॉडिफिकेशन की है, क्या बिहेवियर में चेंज आया है, कितनी हमारी इफेक्टिवनेस है, कितने हम अच्छे से उस काम को कर पाते हैं। तो ये हो गया लॉ ऑफ इफेक्ट। हम उसको जो हमने चीज़ पहले सीखी है उसको कितने अच्छे से इफेक्ट में लाकर उसका रियल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। देन सेकेंडरी लॉज। सेकेंडरी लॉज में क्या होता है, सबसे पहले बी से क्या होता है, लॉ ऑफ बिलोंगिंगनेस। बिलोंगिंगनेस यानी बच्चा किसी एनवायरनमेंट में खुद को बिलोंग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, खुद को ऐसे रिलेट कर पा रहा है कि हाँ भाई ये तो मेरी ही क्लास है, तो मेरी ही टीचर है, मेरा ही सब्जेक्ट है, ऐसे कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। देन है लॉ ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड में क्या होता है, सब्जेक्ट या टीचर या लर्निंग के प्रति उसका एटीट्यूड। ठीक है। नेक्स्ट हो गया लॉ ऑफ असिमिलेशन। असिमिलेशन में हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, असिमिलेशन को दूसरा क्या बोलते हैं, एनालॉगी। ठीक है। ये यूज़ होता है क्लासिकल कंडीशनिंग या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग में। इसमें हम कंडीशनिंग, एसोसिएशन और लर्निंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। एसोसिएटिव शिफ्टिंग यानी लर्निंग फ्रॉम वन सिचुएशन एंड देन एसोसिएटिंग इट टू अनदर सिचुएशन, ताकि हम एक चीज़ जो हमने सीखी है, हमने 2+2 सीखा, उसको हम 2 × 2 करके एडिशन से मल्टीप्लिकेशन सीख पा रहे हैं। एक खत्म हुआ, फिर आर्ट से क्या होता है, लॉ ऑफ रीसेंसी। रीसेंसी मतलब जो चीज़ हमने अभी अभी याद की है। ठीक है। जो चीज़ हम जल्दी याद करते हैं, अभी अभी पहले याद की होती है, उसको हम ज़्यादा अच्छे से रिकॉल कर पाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। मल्टीपल रिस्पॉन्स में हम क्या करते हैं, हम मोर नॉलेजेबल अदर, जैसे कि MKO, स्काफोल्डिंग और क्या था, कंस्ट्रक्टिविज्म। हाँ, स्काफोल्डिंग और MKO दिया था पियाजे ने, और कंस्ट्रक्टिविज्म दिया है, क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ जी। तो एक बार सम अप कर लेते हैं। हमारे 2 तरह के लॉज होते हैं, प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज। ठीक है। प्राइमरी लॉज के अंदर आते हैं REE। मैंने याद कैसे कराया था, प्री के नाम से, PREE। प्री मतलब जो चीज़ हमने पहले याद की है। इसमें फर्स्ट लॉ है आर से। आर मतलब रेडीनेस। रेडीनेस के 2 और नाम हैं, मेंटल सेट और मोटिवेशन। इसमें हम रेडी हो जाते हैं यानी प्रिपेयर हो जाते हैं एक्शन के लिए। द नेक्स्ट है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हम प्रैक्टिस करते हैं परफेक्शन गेन करने के लिए। ठीक है। किसी भी चीज़ में हम प्रैक्टिस किस लिए करेंगे, ताकि हम उस चीज़ में परफेक्ट हो जाएं। और फिर अगला होता है ई यानी इफेक्ट। हम उस चीज़ को अपनी रियल लाइफ में कैसे इफेक्ट में लेकर आ रहे हैं, यानी रियल लाइफ में हम उसका कितना यूज़ कर रहे हैं। ओके, वो चीज़ हो गई लॉ ऑफ इफेक्ट। प्राइमरी लॉज कंप्लीट हुए। नेक्स्ट है सेकेंडरी लॉज। सेकेंडरी लॉज हमने याद किया है बारम्पी के नाम से। ठीक है, भूलना नहीं है, बारम्पी, जिसमें A 3 बार आएगा और P 2 बार। तो पहला है बी से कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ बिलोंगिंगनेस। इसमें लर्निंग इज बेटर व्हेन थिंग्स आर टॉट टुगेदर विद फेवरेबल ग्रुप। ऐसे लिखना है, जब हम चीज़ें किसी फेवरेबल ग्रुप यानी किसी अपने जिस चीज़ के साथ हम बिलोंग करते हैं उस चीज़ के साथ हम लर्निंग करते हैं तो वो चीज़ हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहती है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एटीट्यूड, कि हमारा लर्निंग के प्रति या किसी सब्जेक्ट के प्रति जो हमें याद कराया जा रहा है उसका एटीट्यूड कैसा है। ओके, माइंडसेट टुवर्ड्स द सब्जेक्ट रिजल्ट्स इन फेवरेबल लर्निंग, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक हो गया। सेकंड ए है लॉ ऑफ असिमिलेशन या लॉ ऑफ एनालॉगी। इसको लॉ ऑफ असिमिलेशन एनालॉगी के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम एग्जांपल लिख सकते हैं क्लासिकल या ऑपरेंट कंडीशनिंग का।
जिसमें हमने कंडीशनिंग, एसोसिएशन और लर्निंग तीनों का यूज़ करके लर्निंग की थी। ठीक है, एसोसिएशन वाला भी हो गया। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। शिफ्टिंग आ गया, एसोसिएशन तो पहले भी था, अब शिफ्टिंग आ गया। पर शिफ्टिंग यानी जो चीज़ हमने पहले एसोसिएट करके याद की है उसको हम दूसरी सिचुएशन में ला रहे हैं याद करने के लिए। जैसे 2+2 से हमने सीखा था 2 × 2, ठीक है। एडिशन से हमने मल्टीप्लिकेशन सीख ली। ओके, बी ए हो गया, ए 3 बार हो चुके हैं। देन आर से क्या होता है, लॉ ऑफ रीसेंसी। रीसेंसी मतलब जो चीज़ हमने अभी अभी याद की है वो चीज़ हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहेगी, बल्कि जो चीज़ हमने पहले याद की है वो चीज़ हम भूल सकते हैं, क्योंकि वो पुरानी हो चुकी है ना, पुरानी बातें तो भूल जाते हैं। BAR हो चुका। देन एम से होता है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। मल्टीपल रिस्पॉन्स में क्या होता है, चाइल्ड इज प्रोवाइडेड लिटिल गाइडेंस एंड देन अलाउड टू सॉल्व ऑन इट्स ओन। बच्चे को हम थोड़ी सी गाइडेंस देंगे, थोड़ी सी हेल्प करेंगे उसकी, और फिर कहेंगे बच्चे खुद सॉल्व कर जा, हम नहीं करने वाले हेल्प। ओके, इसमें हम 3 चीज़ों का यूज़ करते हैं, स्कैफोल्डिंग, MKO जो दोनों दिए थे वाइगोत्स्की ने, एंड देन कंस्ट्रक्टिविज्म जो दिया था पियाजे ने। ठीक है, नेक्स्ट है BAR हो गया, MB हो गया, P से क्या होगा, लॉ ऑफ प्रिमेसी। प्रिमेसी मतलब इंपॉर्टेंट थिंग्स आर लर्न्ड फर्स्ट। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो हम पहले याद करते हैं और लेस इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम बाद के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, देन हो जाएगा सेकंड P है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, कि चीज़ों को हमें, थिंग्स शुड बी लर्न्ड इन पार्ट्स, पार्ट्स में याद करके हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं। P हो गया I से लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलाई, कि जो हमने स्टिमुलस हमने जिसने हमारी अटेंशन मांगी है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, वो कितना पावरफुल है, हमारा कितनी अटेंशन वो ले रहा है। ठीक है, वो हो गया लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलाई। सब कुछ रिकॉल हो गया। अब लास्ट चीज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है, ये लॉस दिए किसने थे, ये लॉस दिए थे E.L. थॉर्नडाइक ने, जिन्होंने साइकोलॉजी में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है बहुत सारी चीज़ों में, तो इनका ये कॉन्ट्रीब्यूशन, ये लॉज भी थे। ये लॉज आपको हर बुक के अंदर अलग अलग मिल सकते हैं, बट जो स्पेसिफिक बुक्स हैं जिसमें ज़्यादातर कंटेंट ठीक मिलता है उसमें से जाइएगा। ठीक है, मेरी माने तो ये नोट्स इनफ रहेंगे याद करने के लिए। अगर आप खुद से बना के लिख सकते हैं, बट स्टिल आपको नोट्स में से कंफर्म करना है तो श्योर आप कोई भी बुक ले सकते हैं, पर हर जगह नाम अलग अलग मिलेंगे, इसीलिए मैंने हर किसी के नाम अलग अलग लिखे हुए थे आपका भी पढ़ाते वक्त। थैंक यू सो मच।